बेसिक रिसर्च का बेस्ट सोर्स क्या है ऑफ आइडिया जनरेशन? बेसिक रिसर्च जिसे हम अभी छोटे लेवल पे लेके चल रहे हैं, क्या होगा? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक तो है रीडिंग, आप लोगों ने उसको फौरन क्विकली जवाब दिया, लिटरेचर रिव्यू। क्या रीडिंग ही लिटरेचर रिव्यू है? क्या क्या लिटरेचर रिव्यू में शामिल होता है? शाबाश। लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या शामिल है? अब तक जो कुछ लिखा जा चुका है, जो कुछ एक्सप्लोर किया जा चुका है, जो कुछ इवेंट किया जा चुका है, जो कुछ डिस्कवर किया जा चुका है, वो सब लिटरेचर रिव्यू का पार्ट है। अच्छा ठीक है। अगर इसमें मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं अगर यूं कहूं कि एवरीथिंग विच इज़ रिकॉर्डेड, प्रिंटेड फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज़ अ लिटरेचर। कोई भी चीज़ जो कि रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्ड भी ऐसा कि जिसका रेफरेंस अथेंटिक हो, जैसे कि हम विकीपीडिया को नहीं लेते एज ए रेफरेंस सोर्स क्योंकि उसके अंदर एडिट की ऑप्शन अवेलेबल है और आपको प्रॉब्लम आएगी कल को उसके रेफरेंस कोट करने के हवाले से। लिहाजा अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें, वेरी सिंपल डेफिनेशन अबाउट द लिटरेचर रिव्यू या व्हाट इज़ द लिटरेचर, तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ रिकॉर्डेड है, वर्ड हमने एक बुनियादी इसके लिए चूज़ किया, रिकॉर्डेड इन वट एवर फॉर्म, चाहे इंटरव्यूज़ हैं, चाहे मूवीज़ हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, वट एवर, दैट इज़ अ लिटरेचर। अगर आपने कभी APA रेफरेंस फॉर्मेट में जाकर कभी देखा हो तो ये सारे ही साइटिंग सोर्स आ रहे होते हैं वहाँ पे, और आप उनको इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इट विल बी अ वैलिड लिटरेचर रेफरेंस। ठीक है, एक तो ये हो गया हिंट आइडिया के लिए। दूसरा हिंट क्या है और क्या हो सकता है एक अच्छा आइडिया ढूंढने के लिए? हाँ, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं और ऑफ कोर्स रीडिंग। तो हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो भी रीडिंग है। अब मैंने ये 2 दफ़ा जानबूझ के लिखा है। क्यों लिखा है? कि सबसे ज़्यादा शुरू में हम जान हमारी जाती है रीडिंग करने से। सबसे बड़ा शौक होता है हमें PDF डाउनलोड करने का, लिस्ट बनाने का। अच्छा इतने हो गए बस ठीक है, पढ़ेंगे, पढ़े नहीं जाते कभी भी, ऐसे ही होता है ना। तो रीडिंग इज़ द बेस्ट सोर्स। ये मैं बेसिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी बेसिक रिसर्च पे है, क्योंकि अप्लाइड जो है वो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के साथ होती है, तो उसमें हम अभी नहीं जा रहे। बेसिक रिसर्च के हवाले से रीडिंग एंड रीडिंग, जितना पढ़ेंगे उतना ही माइंड खुलेगा, उतने नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे, जिसमें से जो अच्छे आइडियाज़ नहीं होंगे वो निकलते जाएंगे, अच्छे आइडिया जो बेहतर आइडिया होंगे वो आते जाएंगे। ये आपको रिच कर देगी, माइंड फर्टाइल कर देगी रिगार्डिंग योर रिसर्च एरिया और द आइडिया डेवलपमेंट। तीसरी बात जो है अभी इन्होंने जो बात की थी वो है ऑब्जर्वेशन। अब मैं इनका आपको एक बुनियादी फ़र्क समझाता चलूँ। ऑब्जर्वेशन और रीडिंग जो है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं आइडिया के हवाले से। रीडिंग में क्या होता है कि रीडिंग में आप लिटरेचर में से जाके वहाँ से कोई फ्यूचर सर्च डायरेक्शन मिल गई या कोई आपने आइडिया क्लिक किया तो वो आपने आइडिया उठाया और फिर आप इंडस्ट्री के साथ उसको कंपेयर करके देखते हैं कि ये आइडिया लिटरेचर कहता है और इस लिटरेचर के आइडिया के हवाले से इंडस्ट्री क्या कहती है। ये डाटा कलेक्शन आप करते हैं, इंडस्ट्री से लेते हैं ना, तो फिर आप रिजल्ट कंपेयर करके देखते हैं कि ये आइडिया अब एप्लीकेबल है कि नहीं है। ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप पहले अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, वहां से आइडिया आता है, देन यू फाइंड द रेफरेंस फ्रॉम द लिटरेचर। ये रिवर्स प्रोसेस है। ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज इसी से आते हैं, मोस्ट रेलिवेंट आइडियाज, लेकिन इसके लिए आपकी स्किल जो है बड़ी स्ट्रांग चाहिए। क्यों स्ट्रांग चाहिए? क्योंकि आपने लिटरेचर में से चीजें रेलिवेंट लिंक करनी हैं अपने आइडिया के साथ। पहले आपको लिंक हुई मिली और आपने उसको इंडस्ट्री के साथ डाटा लिया और कंपेयर करके देख लिया। मैं बीइंग अ स्कॉलर
मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को किसी भी हवाले से कि आप जो है ऑब्जर्वेशन की साइड पर जाएं, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पीएचडी में टाइम हमारा लिमिटेड होता है, उसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अचीव करनी होती हैं, सारे काम मुकम्मल करने होते हैं। लिहाजा आप ये ऑब्जर्वेशन वाला काम जो है ये रखें सिर्फ जब आप अपनी स्टडी को डिस्कशन में या उस एंगल पे लेके जाएं, जब आप लिंक करने लगें अपनी सोसाइटी के साथ, तब इसको देखें। अदरवाइज गेट द आइडिया फ्राम द लिटरेचर, फ्राम द रीडिंग। ये आपको बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेगा मेथडोलॉजी में, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स के हवाले से, एप्लीकेशंस के हवाले से, लिटरेचर रेलिवेंट ढूंढने के हवाले से, क्योंकि एक पीएचडी का थीसिस जो है एक खासा बड़ा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, जो कि आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू काफ़ी मुश्किल है मिलना। और रिसर्च में सबसे बड़ी परेशानी तभी होती है जब काम रुक जाता है। चलता रहे तो बंदा मोटिवेटेड होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट रहे इंसान के अंदर, तो इंसान जो है वो काम करता रहता है। अदरवाइज यू हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये आइडिया के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे। कुछ और चीज़ें भी अभी आगे आएंगी, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये एक और बर्निंग क्वेश्चन होता है स्कॉलर के अंदर जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं। आपके मेरे ख्याल माइंड में इस वक्त ये चल रहे होंगे, है ना? तो व्हाट टॉपिक ऑफ रिसर्च आई शुड चूज, तो आपके माइंड में क्या है, कौन सा रिसर्च टॉपिक आपको चुनना चाहिए? इंटरेस्ट है। और अभी मैं आपके पास सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, इनको ज़रा गौर से पढ़िए तो आप देखिए कि कोई इस चीज़ से बाहर भी है कुछ। आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग ये देखते हैं एक्चुअली हम जो रिसर्च एरिया चूज़ करते हैं नॉर्मली एमएस और पीएचडी में, नॉर्मली हम यही चीज़ें जो है वो देखते हैं कि मेरी सीजीपी किस में अच्छी थी तो वो रिसर्च एरिया चुन लिया हमने। ये न्यूमेरिकली मैं गुड हूँ तो फिनेंस में चला जाऊँगा, अगर थ्योरेटिकली गुड हूँ तो मैं एचआर मार्केटिंग में चला जाऊँगा, अगर मुझे घूमने फिरने का शौक है तो मैं कोई और एरिया चुनूँगा। तो ये नॉर्मली ये चीज़ें जो हैं, या कोई टीचर ने कहा आपको, या आपको कुछ पसंद है, तो जो आपने शुरू में पहली बात की कि आई लाइक दिस, यू लाइक दिस, ये आप चुन सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अपनी स्किल्स और अपनी पर्सनालिटी का भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। पसंद आ जानी चीज़ कोई और उसके साथ लेके चलना, दोनों एक डिफरेंट टास्क हैं, और दोनों को लहदा से आप देखेंगे तो आपको शायद फ़र्क नज़र आए, इकट्ठे देखेंगे तो आपको इकट्ठे एक जैसे लगेंगे। टॉपिक आपने जो भी चुनना है इट्स योर चॉइस, लेकिन टॉपिक चुनते हुए टाइम दें अपने आप को, मुख्तलिफ एरियाज़ देखें, उसमें नॉवेल्टी देखें, कितनी नॉवल चीज़ें आप ले सकते हैं, कितनी नॉवल चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, उसके मुताबिक उसके मुताबिक फिर आप ये फैसला करें कि आपने क्या करना है। ये सारे काम कर लें आप, जितने मैंने लिखे हैं, ये जस्ट एक सिंपल लिस्ट बनाई मैंने, ये सारे काम करें आप, लेकिन इवेंचुअली फिर आप उस स्टेज पे आ जाएं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे डेवलप हो रहा है। आप टीचर से भी डिस्कस कर लें, अपनी सीजीपी को भी देखें, आप अपने और भी पर्सपेक्टिव को सबको देखें, जितने मर्जी देखें, बट फाइनली आप देखें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसमें मैं कितना पोटेंशियल शेयर करूँगा और मेरे पास इसके रेलिवेंट कितनी हिडन सलाहियतें मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों में हमारे कैरियर में ऐसे होता है कि हम शुरू में फ़िनेंस पढ़ते हैं, बल्कि मैट्रिक में फ़िनेंस पढ़ते हैं, फिर हम आगे आर्ट्स रखते हैं, फिर हम कॉमर्स पढ़ते हैं, फिर हम आगे पीएचडी करते हैं, मास्टर एमएस करते हैं फ़िनेंस में और पीएचडी मैनेजमेंट में, होता है ना ऐसे। तो ये चीज़ जो है ये हो तो जाती है लेकिन इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती जितनी कि आपकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है आपको सपोर्ट दे रही होती है। तो इसलिए बेटर है कि आप आइडिया चुनते हुए या एरिया चुनते हुए उसको टाइम दें, रेलिवेंट टीचर्स के साथ डिस्कस कर लें एक दफ़ा, और उसके बाद फिर आगे चलें कि हाँ ये मुझे एरिया लगता है और इसमें नॉवेल्टी है, और डेफिनेटली उसके रेलिवेंट लोग जो हैं उनके साथ ज़रूर डिस्कस कर लें कि जो लोग उस एरिया पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो पता है वो आपका भी पता नहीं है। हो सकता है जो आप एरिया चुने वो उस पर काम हो चुका हो या लोग कर रहे हों या उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई हो, नई चीज़ आ चुकी हो उसके बदले, तो आपकी कहीं मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो जाए, नुकसान ना हो आपको। ठीक है, ये चीज़ आइडिया के हवाले से सिंपल, सिर्फ मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ कि आइडियाज़ के सोर्स
रीडिंग है बुनियादी तौर पे। उसके अलावा आइडिया चुनना कैसा है ये भी टोटली आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। टोटली डिस्कस करें जिससे मर्जी, फाइनली यू मस्ट हैव टेक योर ओन डिसीजन। अच्छा, इसके बाद अच्छा, आप में से फाइनेंस के कितने लोग हैं? 1 2 3 4। आप MS के हैं? बाकी आप लोग जो हैं HR के, फाइनेंस के एक ही हैं? चलें कोई नहीं, हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। एक्चुअली अगला ये कंसेप्ट है, ये है तो वैसे फाइनेंस के साथ भी लिंक्ड, लेकिन हमारी जो HR और मार्केटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। ये लफ्ज़ आपने बेशुमार दफ़ा पढ़ा है, सुना भी है, पढ़ाते भी हैं आप लोग, है तो ना ऐसे कि नहीं होता? आज हम इसका ज़रा ना पोस्टमार्टम करते हैं कि ये क्या बला है। ये वर्ड वैसे क्या बोलते हैं इसके? थ्योरी बोलते हैं कि थेरी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका मतलब हम इसमें आज़ाद हैं, जो मर्जी बोलें। ओके, क्या होती है वैसे थ्योरी और क्यों बनाते हैं हम थ्योरी? और क्या वाकईतन सोशल साइंसेस में थ्योरी होती है या कुछ और होता है? लेकिन अगर आपने कुछ, मेरा ख्याल है, आई होप सो, आपने कुछ रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, अभी आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं ना, तो आपने देखा होगा थ्योरी तो वो कहते हैं कि हम इस थ्योरी के तहत ये काम कर रहे हैं, तो थ्योरी तो पहले ही मौजूद होगी वहाँ पे। मैं आपको ये बता दूंगा, आप में से कुछ लोग बाहर पढ़ के भी आए होंगे, ये पूरी दुनिया में ऐसे है। यकीन माने हमसे बड़ी नालायक कौमें हैं, बड़ी नालायक कौमें हमसे। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि चाइना में हर साल जो है एनुअली जो है एक एक्सीलेंट और रिसर्च अवार्ड मिलता है, और हर यूनिवर्सिटी में मिलता है, वो तकरीबन 30-35 हज़ार युआन, और उसमें से बेशतर पाकिस्तानी ही जीते हैं, और रिसर्च अवार्ड होता है, बेशतर पाकिस्तानी होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन निकालें, वी आर नॉट इन्फीरियर। ये हमारी लीडरशिप इन्फीरियर हो सकती है, हमारे कुछ बदकिस्मतियाँ हो सकती हैं, वी आर एज अ नेशन नॉट इन्फीरियर इन एनी फॉर्म। हमने बड़े एक्सीलेंट काम किए बाहर जाके, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। चलें बैक टू द टॉपिक। अगर हमने थ्योरी पहले पढ़ ली है और पढ़ने के बाद हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मिसमैच का इशू रहेगा। अगर हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम हमने ढूंढी है उसके रेलिवेंट कोई थ्योरी अवेलेबल नहीं है, देन यू विल गो टू द ग्राउंडेड थ्योरी एंड डेवलप द थ्योरी, न्यू थ्योरी। देन बट आपने एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक प्रॉब्लम ली है और उसके मुताबिक थ्योरी आपको मिल जाती है, देन यू हैव टू अप्लाई इट। ये तो आपकी जहाँ से आप प्रॉब्लम शुरू करते हैं वहीं से आप डिसाइड करते हैं कि आप डिडक्टिव और इनडिडक्टिव किधर जाना आपने। ये तो आप खुद ही डिसाइड करते हो ना, वहाँ पे वो तो आपने डिसाइड करना। आप रिविजिट भी तो करते हैं, आप रिविजिट भी तो करते हैं ना थ्योरीज को, रिविजिट करते हैं, हर दफ़ा हम रिविजिट कर रहे होते हैं। मैं इससे भी पीछे आपकी इस बहस को लेके जाना चाहता हूँ, व्हाई वी डेवलप थ्योरी, व्हाई वी नीड टू डेवलप द थ्योरीज। मैं व्हाई पे आना चाह रहा हूँ। हम थ्योरी डेवलप ही क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें? वो आप उसकी एनाटॉमी में बात ठीक कर रहे हैं, मैं आपको एक्चुअली कुरान पाक से भी पहले लेके जाना चाहता हूँ। इस कायनात का ज़रा मुशाहदा करके देखें, पूरी कायनात का हर एंगल में, अपनी ज़ात को, सोसाइटी को, किसी भी चीज़ को देखें, ये सारी की सारी मूव करती है काज एंड इफेक्ट पे। पूरी कायनात ये काज एंड इफेक्ट पे मूव कर रही होती है। हर काम होने के पीछे कोई ना कोई सबब है, काज है और इफेक्ट है। इसी की बुनियाद के ऊपर ये, यानी कि लॉ ऑफ नेचर है जिसके ऊपर ये चलती है चीज़। ऐसे ही होता है ना, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अल्लाह ताला ने दिया हुआ। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर इंटरनल पावर होती है चेंज होने की, जो नॉन लिविंग है उनको एक्सटर्नल पावर जो है वो चेंज कर देती है। ऐसे ही होता है। अब अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बात करनी शुरू करें, जो मटीरियल्स हैं, मटीरियल जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस एरिया का है? वो है नेचुरल साइंसेस का मटीरियल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे ही है ना। जो मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस हैं इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है? किसके? बिहेवियर किसके? कौन है सोशल एनिमल? आपने आपको, वी आर द सोशल एनिमल्स and the society where we are living, right? So social sciences deals with the human behavior or the humans or the society. ऐसे ही है। अब ज़रा थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि जो मादा होता है, मटेरियल, जो नेचुरल साइंसेस डील करती हैं उसको, वो
सॉरी, वो अंदर से खुद चेंज नहीं हो सकता, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चेंज करती है, अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम। ऐसे ही होता है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, ह्यूमन या सोसाइटी, वो जो है वो इंटरनली एक्टिव होता है और ज़मा और मकान के साथ बदलता रहता है। बदलता है ना। एक इंसान यहाँ पे कुछ है, किसी और जगह कुछ और होगा। एक माशरे में, एक कल्चर में, एक सोसाइटी में, एक लैंग्वेज में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से आती हैं। लिहाजा एक तो यहाँ पे ये बुनियादी फ़र्क समझें कि जो नेचुरल साइंसेज हैं उनका सब्जेक्ट मैटर है वो होता है कांस्टेंट। इसलिए H2O पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, क्या होगा? वाटर ही रहेगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ज़रा डिफरेंट है। हमने बहुत सारे पेपर हम मुसलमान कर रहे होते हैं ना, एक अमेरिका में किसी ने पेपर लिखा होता है उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं, करते हैं ना। तो इट्स नॉट अ रॉन्ग, वी आर रिविजिटिंग द थ्योरी एक्चुअली इन आवर कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन बिहेवियर कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है मुसलसल ज़मा और मकान के साथ, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो नेचुरल साइंसेज हैं एक्चुअली दे हैव द थ्योरीज, वी हैव जस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। हम जो सोशल साइंसेज वाले लोग हैं हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं, जो नेचुरल साइंसेज वाले होते हैं एक्चुअली दे हैव द थ्योरीज एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब उनकी देखें जनरलाइजेबिलिटी का लेवल और हमारा देखें जनरलाइजेबिलिटी का लेवल, ठीक है। मैं आपको मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रू एग्जांपल है। आज से 2 साल पहले एक स्टूडेंट थी हमारे पास MS की, HR की, उसका टॉपिक था वर्क प्लेस हरासमेंट। अब मैं ये थ्योरी के हवाले से बात करने लगूँ आप लोगों से। तो वो ज़ाहिर है वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में कि जनरल परसेप्शन हमें क्लियर है कि जहाँ पे हरासमेंट होती है वहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाती है, ऐसे ही है ना। एक कॉमन सेंस में हमने डेवलप की हुई है। हमने यहाँ पे वो रिसर्च कंडक्ट की, वो डाटा कलेक्ट किया हमने प्राइमरी स्कूल टीचर्स से, गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सेज के साथ, और ये हॉजरी में काम करने वाली खवातीन जो पैकिंग वगैरह में काम करती हैं, इनसे डाटा वो राउंड कोई 700-800 की डाटा होगा, रिस्पोंडेंट्स होंगे उसमें शामिल। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी जब हमने उसके एनालिसिस किए तो जो उनके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया ही नहीं, रिलेशनशिप ही नहीं डेवलप हो सका। वो कहते हैं कि देयर इज नो इशू ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। बस सिंपल वर्ड्स में कि हरासमेंट है भी है तो कोई मसला नहीं है। 700-800 खवातीन का जो कलेक्टिव आंसर आया वो ये था कि हरासमेंट से हमारी जॉब परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब थ्योरी चैलेंज हो गई, यहाँ पे हो गई ना। हालांकि ये प्रूव्ड है, बहुत सारी स्टडीज़ में ऑलरेडी लोगों ने ये साबित कर दिया हुआ है कि वर्क प्लेस हरासमेंट होगी तो एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस गिरेगी, है ना। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे। अगर तो हम प्योरली पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, या एक हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो क्या कहती है, भला क्या करना चाहिए था हमें? हाँ, और जो आप ठक आ जाता है जी ठीक है जी हो गया, ओके 1 ठीक है भेज दें। ये सबसे आसान काम होता है रिसर्च में, सबसे आसान काम। और शायद इसीलिए ही हमारे जो पाकिस्तानी बेस्ड डाटाज होते हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में इतने एक्सेप्ट नहीं किए जाते। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना अगर अच्छी पब्लिकेशंस करनी है तो। अब यहाँ पे अगर आ गया है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपको वक्ती तौर पे तो टेंशन में आप आएंगे कि यार ये कोई क्या जुल्म हो गया, मैंने थीसिस लिखा 6 महीने साल लगा के और रिजल्ट आए हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई सारी, अब सिग्निफिकेंस आए नहीं, रिजल्ट अच्छे ही नहीं आए मेरे। आप कैसे ये साबित कर सकते हैं कि सर रिजल्ट अच्छे आए हैं कि नहीं आए? इसका मतलब आप प्री प्लान करके बैठे हैं कि मैंने सिग्निफिकेंट लाना ही लाना था, मुझे पता था आना ही चाहिए। अगर आपको पता था आना ही चाहिए तो फिर वाई यू नीड टू कंडक्ट द रिसर्च। रिसर्च तो एक अल्लाह तवक्कल काम होता है ना। अब न्यूटन को गारंटी तो नहीं थी कि ये ला ड्राफ्ट कर लेगा, सारी जिंदगी लगा रहा है, इन्वेंटेड इवेंचुअली। वहाँ पे हमने फिर अपना डाटा रिविजिट किया, डाटा ठीक था, एनालिसिस ठीक थे। हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो हमने ऐसे ही
टाइम था हमारे पास स्टूडेंट के पास, अभी तो हमने कहा ऐसे करें कि ना इनफॉर्मल सा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं दोबारा। तो वो हमने 2-4 बच्चों के साथ एंगेज किया, तो वो उन्हीं लोगों के पास चले गए दोबारा और उनके साथ इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ में आ गए। यानी कि ऐसे पूछने की आपको पता है हैरेसमेंट क्या होती है, आपके ख्याल में ये होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जब उन्होंने इस तरह से डिस्कशंस की, कोई 40, 50, 70 इंटरव्यूज़ किए ना, तो फिर हमारे सामने पिक्चर आई एक और। वो जो 800 या 700 थे ना रिस्पोंडेंट, उनमें से बेशतर को ये पता ही नहीं था कि हैरेसमेंट क्या होती है और लॉ ऑफ हैरेसमेंट क्या है, यही नहीं पता था। बस फॉर्म गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, टिक टिक टिक। अच्छा, कुछ लोगों का ये आंसर था कि देखें हमारी सोसाइटी में फीमेल बाय चॉइस बहुत कम जॉब करती हैं, बाय नीड जॉब कर रही होती हैं, और हमारा कल्चर जो है कतई इजाज़त नहीं देता फीमेल्स को जॉब करने के लिए ओपनली, लिबरली। तो अगर हम एक ही दफ़ा जाके, हमने एक दफ़ा भी घर में कंप्लेन कर दी ना, बेशक घर में फाके ही हों, हमने एक दफ़ा भी जाके ये बात कह दी कि ये मसला है वहाँ पे, तो दोबारा मुझे जॉब पे को नहीं जाने देगा। तो इसलिए मैंने ये यस कर दिया, कहीं आप कंप्लेन ही ना हो जाए और मुझे निकाल ही ना दें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो रीजंस हमारे सामने आई वाई दिस रिलेशनशिप नॉट बिकम सिग्निफिकेंट। तो ये डिस्कशन का पार्ट होता है और ये आपकी नोवेल्टी है एक्चुअली, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली। वो पीछे आपने जो डाटा इकट्ठा किया, लिटरेचर लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, मतलब मेरा ख्याल आपने, मैं जुमला बोला है कि हमने जब पहले रिविजिट कर लिया, कि हमारा डाटा ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक थे, देन वी गो बैक। बेटा रिस्पॉन्ड जब हम विजिट कर लेते हैं देन वी गो बैक। और वैसे भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी पहले पायलट स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं, हम उसको परख लेते हैं, उसका क्राउन वेज अल्फा वगैरह चेक कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। और उसका ये जो इस लेवल के रिस्पॉन्डेंट होते हैं ना, इनको बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है 3 तरीके से। एक तो उनको ट्रांसलेशन में चीज़ें लेके आते हैं, फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन भी किया जाता है वहाँ पे कि ये है, ठीक है। इसके बावजूद जो रीजंस हमारे कल्चर की वो इम्प्लीमेंट होती हैं। अब अमेरिका के कल्चर को, अमेरिकन खवातीन को और पाकिस्तानी खवातीन को मैच तो करके देखें ना आपस में, वो कितनी लिबरल हैं बोलने के लिए और आप कितने कंजर्वेटिव हैं। तो ये समझ नहीं आ रही, कल्चरल इम्पैक्ट है सीरियस किस्म का, जिसकी वजह से हमारी खवातीन चीज़ों के बारे में बोलना ही नहीं चाहती। ये बेशुमार न्यूज़पेपर में आती हैं रोज़ खबरें, बेशुमार रिपोर्ट ही नहीं होते केस। तो ये थ्योरी यहाँ पे आके चैलेंज हो गई, ठीक है, कि वर्क प्लेस हरासमेंट जो है इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली, लेकिन कुछ कल्चरल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखते हैं काम करने के लिए। उसके पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो उसको मोटिवेट रखते हैं काम करने के लिए, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। सो दिस इज अ वे टू टैकल द थ्योरी व्हेन यू हैव कॉन्ट्रडिक्शन, यू फाइंड आउट द रीजंस। ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको रिजेक्ट करके भी आगे नहीं जा सकते और स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको मैनिपुलेट करके उसको एक्सेप्टेंस की तरफ भी नहीं ले जा सकते। लिहाजा इसलिए जो सोशल साइंसेज हैं हमारी, वहाँ पे जो थ्योरी है वो बार बार चेक होती है, बार बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चेक होती है, बार बार डिफरेंट कंट्रीज में चेक होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो वेरिएबल है ठीक ठाक किस्म का, इंटरनल और इंटेलेक्चुअल भी है, ह्यूमन है ना, इंटेलेक्चुअल भी है। इसलिए जो सोशल साइंसेज हैं उसमें कहते हैं कि दिस इज नॉट द थ्योरी, एक्चुअली दे आर द हाइपोथेसिस। हम फुरूजे लेके कुछ चलते हैं, फिर हम डाटा के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, फिर बताते हैं कि दिस इज अ गुड और दिस इज नॉट गुड। ठीक है, अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो थ्योरी क्या है, एक फार्मूलेशन है, एक फार्मूला है जो कि किस चीज़ की बुनियाद पे है, काज एंड इफेक्ट की बुनियाद पे। जैसे कि मैंने कहा कि पूरी की पूरी कायनात जो है ये काज एंड इफेक्ट की बुनियाद पे चलती है, और ह्यूमन जो है वो एक्सीलेंट मॉडल है अल्लाह ताला का इस कायनात का, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। तो थ्योरी काज एंड इफेक्ट की बुनियाद पे रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स वेदर टेस्टेड और नॉट। हमेशा जो थ्योरी बिल्ड हो गई उसमें 2 या 2 से ज़ायद वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे लाजमी, एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा, उससे ज़ायद भी हो सकते हैं,
2 इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 3 डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और उनका जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद काज एंड इफेक्ट ही होगा हमेशा। ये थ्योरी की बुनियादी असूल है। वेदर टेस्टेड और नॉट, हो सकता है वो रिलेशनशिप पहले एक दफ़ा टेस्ट हो चुका, आप रिविजिट करें उसको, या हो सकता है पहले टेस्ट हुआ ही ना हो। अगर नहीं हुआ होगा तो ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू, ग्राउंडेड थ्योरी के अप्रोच के थ्रू जो एक नई थ्योरी डेवलप हो जाएगी, एक जन्म लेगी नई थ्योरी जिसको फर्दर टेस्टिफिकेशन के लिए लोग लेके जाएंगे आगे, और अगर टेस्ट हुआ होगा तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये बुनियादी तौर पे थ्योरी होती है। जब भी हम किसी फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं तो उसके साथ एक थ्योरी अटैच करते हैं हमेशा। जितने भी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे उनके साथ एक थ्योरी आएगी। वो जो थ्योरी आएगी उसको आपने बड़े म्यूटली चेक कर लेना है कि वाकयातन हमारे फ्रेमवर्क को रेलिवेंट यही थ्योरी है, काज एंड इफेक्ट को इस तरीके से ही कोरिलेट हो रही है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो देन यू कैरी ऑन। इसका आपको हेल्प जो है वो प्रीवियस रिसर्च पेपर से भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी जगहों पे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस से भी इसकी सपोर्ट मिल जाएगी इसको समझने के लिए। बट वंस यू हैव फाइनलाइज्ड इट देन स्टिक ऑन इट, फिर उसके ऊपर रेलिवेंट चीज़ें आगे जो है वो चलनी शुरू होंगी। लेकिन थ्योरी जो है एक बुनियादी पार्ट है रिसर्च का। अगर आप गलत थ्योरीज चुन लेते हैं, या कई दफ़ा मैंने देखा है रिसर्च पेपर्स में 2-2, 3-3 थ्योरीज लोग डाल देते हैं, तो ये मुश्किल हो जाता है फाइनल कंक्लूजन निकालना कि इनमें से सिग्निफिकेंट कौन सी थ्योरी है। मतंजन पक जाता है ना। जैसे एक डॉक्टर, 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं ना, एक होता है डिस्पेंसर, एक होता है स्पेशलिस्ट। तो अगर आप गांव में या कहीं डिस्पेंसर के पास चले जाएं तो वो आपको 5-10 गोलियां इकट्ठी दे देता है खुराक में, कोई ना कोई तो काम करेगी, ऐसे होता है ना। ऑन द अदर हैंड स्पेशलिस्ट आपको 1 या 2 गोली देता है, क्यों? उसको पता होता है कि एग्जैक्टली दिस इज द रीज़न। तो आपने स्पेशलिस्ट बनना है, डिस्पेंसर नहीं बनना। तो वो एग्जैक्ट थ्योरी जो रेलिवेंट है, या कई दफ़ा जब आप मीडिएशन मॉडरेशन के कंसेप्ट साथ डालते हैं तो फिर कई दफ़ा दूसरी थ्योरी इंटर होती है। लेकिन नॉर्मली जो है वो कोर थ्योरी जो है आपके लीनियर रिलेशनशिप को लेके चलती है, और उसी के ऊपर आपकी सारी बहस चलती है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो भी होगा उसके गिर्द घूमेगी, और साथ फिर आप जिस जगह से लिटरेचर लेके आएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, वो रेलिवेंट चीज़ें जो है उसमें इवॉल्व होंगी जब डिस्कशन फॉर्म में जाएंगे आप। ये जो लॉन्ग रेंज थ्योरी, ये शॉर्ट रेंज, दीज आर नॉट एक्चुअली थ्योरीज, दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ थ्योरीज। ग्राउंडेड थ्योरी या मिडल रेंज जैसे सबस्टेंटिव थ्योरीज हैं, लेवल्स हैं थ्योरीज के। एक दूसरी बात यह है कि वो 4-5 थ्योरीज को रेफर कर रहा होता है, उनकी बुनियाद पे कंक्लूजन नहीं लेके जा रहा होता, वो सपोर्टिंग एविडेंस के ऊपर लेके जा रहा होता है कि ये थ्योरी भी इसको सपोर्ट करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। उसने किसको ऑपरेशनलाइज किया उसकी वो एक ही होगी, ठीक है। हम एक ही पेपर में 3-4 थ्योरी के नाम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जिसकी बुनियाद पे वो ऑपरेशनलाइज कर रहा होगा अपने रिलेशनशिप को, वो एक ही होगी। या जैसे उन्होंने कहा कि 2 हो सकती हैं, अगर मीडिएशन मॉडरेशन, मल्टी मीडिएशन मॉडल है जो इस तरह की सिचुएशन है तो फिर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने स्टडी की किसी बुनियाद पे की होगी ना, कि किस रीजंस पे आपने कहा कि मैं इसको एज ए आईवी ले सकता हूँ, क्या लॉजिक थी, क्या किस थ्योरी की सपोर्ट के तहत आप देखें। उसने जो लिखा होगा उसने पीछे को रीजनिंग दी होगी, कुछ रीजनिंग होगी वहां पे। जब तक वो आप सामने नहीं लेके आते हम नहीं मानेंगे ना, एक बात। दूसरी, अभी आपने जो पहले बात की कि एमरल्ड है, विले है, व्हाटएवर, देखें ये सारे पेपर अच्छे जर्नल्स के होते हैं, नो डाउट, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि इनके ऊपर आंखें बंद करके इतबार कर लें। ये हमारे जैसे लोग होते हैं लिखने वाले, कोई फरिश्ते तो नहीं होते ना। बहुत सारी चीज़ों पे गलतियाँ, आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएं, आपको गलतियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी पेपर्स में, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी ने अच्छा, बाय द वे, जो फ्यूचर सर डायरेक्शन में नॉर्मली वो गैप्स आपको देते हैं, वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि आपको बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के गैप्स दे दें निकाल के। वो वही गैप देते हैं जो मिनिमम लेवल की यूनिवर्सिटी रखते हैं। जो अच्छा गैप होगा वो वहाँ कोट नहीं करते, उस पर वो अगला पेपर लिख रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को हमेशा लिटरेचर पढ़ते हुए माइंड अप्लाई ज़रूर करना साथ। बीइंग मुस्लिम हमारा एक बिलीव बन गया कि जो लिखी चीज़ है वो सही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। सारे कुरान पाक तो नहीं है ना, बाकी तो ह्यूमन लिटरेचर है सारा, तो उसमें तो बेशुमार गलतियाँ होती हैं। रिसर्च का काम ही होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल रिव्यू करना चीज़ों को। अगर आपको उसके ऊपर रीजनिंग आ रही है आपके पास, देन इट्स ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर रीजनिंग ही नहीं मिल रही
तो फिर आप अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैंने इसलिए बोला था कि जो सोशल साइंसेज की निस्बत मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उसमें जनरलाइजेबिलिटी का लेवल बहुत बड़ा है। वो रिजल्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सली कमोबेश अप्लाई होते हैं। सोशल साइंसेज हमारी जो है, क्योंकि मैंने आपको बुनियादी बात इसलिए समझाई थी कि इसका जो मटीरियल जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो ह्यूमन है। ह्यूमन चेंज होता है मुसलसल ज़मान और मकान के साथ, इसलिए इसके ऊपर जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है रिजल्ट्स की। इसलिए जब भी आपने वो पढ़ा है ना कंसेप्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, तो इसलिए तो है कि इसमें हमेशा गलती की गुंजाइश रहती है। कभी आप नेचुरल साइंस में पढ़ के देखें, है था कुछ भी नहीं होता वहाँ, स्टैट इस्तेमाल ही नहीं होता। वो तो कहते हैं 2 + 2 4 है, ठीक है, नहीं सो के। ये स्टैट आया ही हमारे लिए तकरीबन का लफ्ज़ अगर करें ना, मैथ और स्टैट की निस्बत मैथ जो है वो पूरा होता है और स्टैट तकरीबन होता है। तो हमारे रिजल्ट तकरीबन होते हैं 90% तक। अगर जनरलाइजेबिलिटी होती है दैट्स फाइन, हम 100 पे जाते ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें वेरिएशन रहती है। एक इंसान से दूसरा इंसान कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, डिटो कॉपी नहीं हो सकते इंसान। क्यों हो सकते हैं? ये तब तक आपको लगता है जब तक चाइना में ना जाएं आप। एक बात, और इससे और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। जिस तरह का मुल्क होगा ना वहाँ पे उस तरह के चाइनीज आते हैं। अब जिस तरह का हमारा गरीब मुल्क है, यहाँ पे घिसे पिटे चाइनीज आते हैं। अगर आप यूरोपियन साइड पे जाएं तो मुझसे ज़्यादा हाइट की लड़कियाँ उनकी चाइनीज़ की, ठीक है। वो तो यानी कि उन्होंने मेडिकेशन के थ्रू अपनी जनरेशन ही बदल दी हैं, ठीक है। तो वो चाइनी नहीं रहे जो हम समझते होते थे। चाइनीज़ आर चेंज नाउ। आप वहाँ पे जाके कभी मौका मिले विजिट करने का भी, जाके देखें उनकी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ का लेवल देखें, आप हैरान रह जाएंगे। काम करने का लेवल देखें और कितना काम करते हैं वो लोग हमसे ज़्यादा, कितना वो हार्ड वर्कर हैं। वो बड़ी हैरानकुन कौम है, मुसलसल मेहनत। आउटपुट बेशक इतनी अच्छी नहीं उनकी, लेकिन मेहनत मुसलसल है। इसलिए चाइनीज़ भी एक जैसे नहीं होते, ऐसे लगते ही हैं। ये अगर होता तो हमें तो अपना प्रोफेसर ही ना मिलता, रोज़ ही ढूंढते फिरते उसको, यहाँ उसको कोई पिन्ने स्टैपल करते हैं कि ये हमारा प्रोफेसर है। वैसे नहीं होता। वो थोड़ा सा आप वहाँ पर रहते हैं तो फिर आइडिया हो जाता है। जनरल परसेप्शन में हम भी, हमारे मुल्क में कोई आए तो हम सारे एक जैसे ही लगेंगे। जो इंसान है उसमें एक बहुत बड़ा इशू है ना, नीयत का भी है। क्योंकि इंसान ही तो शोर करता है चीज़ें, इंसान ही तो गारंटी करता है ना कि ये मैं कर लूँगा, तो उसके पीछे नीयत भी तो होती है ना पीछे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जो मटीरियल से बढ़ के की हैं वो नीयत की बुनियाद पे की हैं। मटीरियल हमारे ताबे, हम मटीरियल के ताबे थोड़ी हैं। मटीरियल से देखें ना हमने क्या क्या निकाल दिया, जहाज़ निकाल दिए, ट्रेनें निकाल दी, हवा में उड़ने लगे, समुद्र के ज़ेरे पानी चले गए हम। तो ये मटीरियल को हमने काबू किया। तो हमारी इंटेंशन और जो नीयत है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जनरल परसेप्शन में सोशल एनिमल जो है वो वेरिएट करता है, क्योंकि वो फैक्ट लेता है मुआशरे का, सोसाइटी का, कल्चर का, इन्वायरमेंट का। इसलिए और वैसे भी एक और मैं बोलता होता हूँ कि जो मज़हब है ना, क्योंकि हम एक रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं ना, मज़हब से को 1000 गुना ना ताकतवर होता है कल्चर। कल्चर से ज़्यादा ताकतवर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। जुमे वाले दिन शादियाँ होती हैं ना, हम जुमे पे तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कभी तेल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मेहंदी होती है ना, तेल मेहंदी, उस पर नहीं कंप्रोमाइज़ करते। क्यों? वो कल्चर है, ये तो मज़हब है। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कल्चर को चैलेंज करके आप बच नहीं सकते। आप कल्चर को चैलेंज करके कहीं जा उस सोसाइटी में नहीं रह सकते। मज़हब को आप कई दफ़ा वायोलेट कर जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल की तो नहीं कह रहा, छोटी छोटी बहुत सारी आप वायोलेट करते हैं, कोई पूछता ही नहीं, कोई बॉदर ही नहीं करता, ठीक है ना। अब आए दिन हम इंसानों को यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत बड़े जुर्म है इस दीन के अंदर, कोई बॉदर ही नहीं करता। लेकिन कल्चर के हवाले से आपने शादी में 2 रस्में नहीं की तो वो आपको पूरा इलाका ताने देगा, यार इसने क्या किया, ठीक है ना। और अगर आपने परात में जो है लेग पीस होते हुए नहीं उठाया तो लोग कहेंगे ये बेवकूफ़ है, इसके पास पड़ा उसने नहीं उठाया। क्यों? ये कल्चर है ना, कल्चर को चैलेंज नहीं कर सकते। करेंगे तो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सीरियस। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी यही होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूटीन बन गई कि सब ने जो है लकीर के फकीर सर नीचे झुका के चलना, उनमें से जो सारे उठाएगा वो फायर हो जाएगा, बेशक वो हक पे हो। ये कल्चर जी एवरीवेयर, एवरीवेयर
दुनिया में हर जगह जो कल्चर है अच्छा है या बुरा है, जो डेवलप हो गया उसके ऊपर यू हैव टू फॉलो। चैलेंज करेंगे तो फंस जाएंगे। और सोशल साइंस में सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रडिक्शन आती है थ्योरीज में, वो ये कल्चर ही होता है, इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये अभी सिंपल जो है वो स्लाइड्स हैं, इनको मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इनको ज़रा आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछ रही तो आगे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव करूँगा। ये सिंपल चीज़ें हैं, पीएचडी के लिए तो बहुत ही सिंपल है, कोई एमएस के बच्चों का था तो इसलिए मैंने चीज़ें डाली थी इसके अंदर। एमएस के बच्चे बैठे हुए हैं, आपने तो मेरा ख्याल है डिसाइड किया हुआ है कि वो कोई पेपर मुसलमान करके छाप देंगे या थीसिस पकड़ पकड़े पूरा कर लेंगे। मामा ने कहा था बस एमएस कर लेना, ऐसे ही है ना। आप में से चारों का मुझे यकीन है पक्का रहा होगा पीएचडी की तरफ नहीं मूव करना हमने। तो ये पढ़ा मैं रहा हूँ सर, मुंह आप उधर रखा हुआ है और आप कैसी पीएचडी करेंगे आप? बेटे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए तो उर्दू में बोल रहा हूँ कि आपकी ग्रिप है माइंड की शार्प हो जाए। इंग्लिश में बोलूँगा जैसे मैं ट्रांसलेट करता रहता हूँ, जुमले आप भी करते रहेंगे, आधे समझ आएंगे, आधे मैं गलत बोल दूंगा, आधे आप गलत समझेंगे। तो लैंग्वेज जो है इसलिए मीडियम ये अडॉप्ट किया है ताकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी फास्ट हो। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए इस तरह की छोटी छोटी स्लाइड डाली थी, अदरवाइज पीएचडी के लोगों के लिए ये रूटीन की चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है, इसको ज़रा गौर से देखिए और इससे ज़रा मुझे आपने समझाना है कि ये तस्वीर क्या कहना चाह रही है। नहीं, अब रोटी के मामले में तो नहीं नैरो होते, सैलरी के मामले में नैरो नहीं होते, सैलरी से मामले में नैरो नहीं होते हम। नहीं, आप ये तो ट्रैफिक आपने वन वे चला दी ना, कोई जा रहा है, नॉट डिस्कस लाइक दैट। वी आर डिस्कसिंग द आइडिया एक्चुअली कि नॉर्मली हम लिटरेचर पढ़ते हैं इस फॉर्म में। एग्जैक्टली देखें, जो मोती होते हैं या हीरे होते हैं वो गहराई के अंदर ही जाके मिलते हैं आपको, अदरवाइज ऊपर ऊपर से तो सारी पब्लिक घूम रही होती है। ऊपर पड़ा होता कोई मोती बाई चांस आ भी जाए ना तो फौरन उठा लेते हैं लोग। रिसर्च आइडिया के हवाले जिस तरीके से लिटरेचर में आप इस एंगल में नहीं जाएंगे ना, आपको यहाँ पे मोती मिलने हैं ये एरिया में, क्योंकि कोई यहाँ पे रह जाता है। ये जो डॉट्स लगाई हैं इसलिए लगाई हुई हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई रहता है। यहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं ना वो एक्चुअली इनोवेशंस की तरफ मूव करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा लग भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो आप आइडिया लेके चल पड़ेंगे फिर बार बार आपको उसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप जल्दी जल्दी कोई आइडिया उठा लेंगे, जल्दी बस ये इसी पे काम कर लेते हैं, तो आपको 2-4 महीने के बाद उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर आप उसके अंदर जस्टिफिकेशन करते फिरेंगे, कोई नया वेरिएबल ऐड करते फिरेंगे, यानी कि आपका बेसिक फिर यही टेंशन रह जाएगी किस तरीके से इसको मैं नॉवल बना लूँ, जान छूट जाए। लेकिन वो एंड तक जान नहीं छूटती, क्योंकि हर रिव्यूअर यही कहता है यार ये तो इस पर तो बड़ा काम हो चुका है, पहले आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो जितना आप डाउनवर्ड आ जाएंगे उतना ही अच्छा है। ये आपके यही दिन है इसी चीज़ के लिए डिस्कस करने के, पढ़ने के, समझने के, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के, डॉक्यूमेंट्रीज देखने, ताकि आपका एरिया जो है वो मैक्सिमम एक्सप्लोर हो जाए। करें आप अपनी पसंद का काम ही जो आपको पसंद है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ एरिया में आप काम ही ना करें, हर जगह पे नोवेल्टी पड़ी हुई है। इवन कि हम आमतौर पे कहते हैं जी पंजाबी एमए पंजाबी करके या पीएचडी पंजाबी करके क्या करना है भाई, वहाँ पे भी जो लोग एक्सीलेंट काम करते हैं वो भी टॉप पे आ जाते हैं। आप अपनी एरिया में एक्सीलेंट परफॉर्म करें, आप टॉप पे हैं। टॉप हमेशा ही खाली रहती है, हमेशा। यानी कि जैसे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो आप मेहनत करके यहाँ पे आ जाए, मेहनत है ना, तो वो तो उसमें तो कोई मजाक नहीं है। जिस जौन सा मर्जी एरिया चुन लें। जैसे इन्होंने एक अभी बोला था, कुछ लोग फेमिलियर होंगे, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, तो इसके अंदर आप घुसना शुरू हो जाए, इसके अंदर इतने वेरिएंट आ गए और इतने पर्सपेक्टिव आप जितनी मर्जी इसके अंदर नोवेल्टी ले आएँ। और अगर आप डायरेक्टली सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करेंगे तो वो एक सिंपल है, मैनी टाइम एक्सप्लोर्ड, तो उसके अंदर नोवेल्टी नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टिप देता हूँ आइडिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो भी वेरिएबल लें उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएं, वहाँ से आपको आइडिया नॉवल मिलेगा कि इस वेरिएबल को इस एंगल में तो परखा गया, इस एंगल में नहीं देखा गया। ऑलवेज एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के नाम को मत पढ़ें, ये वो प्याले वाला काम हो जाएगा।
उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, सब प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, उसकी डिमेंशंस पे जाएं, उनको एक्सप्लोर करें, तो फिर आपको नॉवल चीज़ें मिलेंगी। अगर आप उनके टाइटल्स के ऊपर पढ़ते रहे ना कि ये टाइटल पढ़ा था, ये पढ़ ली, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, मोटिवेशन है, लाइक दैट, तो फिर नॉवेल्टी नहीं मिलेगी। ये एमएस लेवल तक किसी हद तक शायद काम चल सकता है, पीएचडी में नहीं चलना। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है टॉपिक के हवाले से, बड़ी सिंपल सी यहाँ पे मैंने लिखी थी। अगर आप जो आइडियाज़ जब बनाते हैं स्पेसिफिक कैसे होते हैं, एमएस के बच्चों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ है ये। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस स्लाइड्स को ज़रा हट के, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी रिसर्च जब स्टार्ट हो रही होती है। रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तीनों के हमने नाम सुने हुए हैं पहले, स्पेशली पीएचडी में जो लोग हैं, होती है ना। रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली आपका जो आइडिया होता है वो बनता ही प्रॉब्लम की बुनियाद पे है, या प्रॉब्लम को आप आइडिया कह लें या आइडिया को प्रॉब्लम कह लें, उसके अंदर वर्ड्स की चेंज हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वही चीज़ें होती हैं। ऐसे होता है ना। आप देखें जो रिसर्च प्रॉब्लम है, कोई भी रिसर्च जो प्रॉब्लम होती है उसको हल करने के कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं। अदरवाइज तो अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उसको आप सॉल्व ही नहीं करना चाहते, आपको ज़रूरत ही नहीं होती सॉल्व करने की, क्योंकि आपकी कोई परेशानी ही नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट्स स्टार्ट द रिसर्च कि क्यों आ रही है। तो ये प्रॉब्लम है ना, क्यों आ रही है, सर्च प्रॉब्लम। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, यही ऑब्जेक्टिव है ना। प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हमने इसको इंप्रूव करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अब इंप्रूव करने के लिए कुछ सवाल हमारे दिमाग में खड़े हो जाएंगे, ये कैसे कैसे इंप्रूव हो सकती है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ वी कैन इंप्रूव इट। जैसे हम कहते हैं इंसेंटिव दे के इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे के, वर्क प्लेस अच्छी दे के इंप्रूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे के इंप्रूव कर सकते हैं, उनको जो है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे के, प्रमोशन दे के मोटिवेट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स। तो कुछ रिसर्च क्वेश्चन जन्म लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग मोटिवेट हों। अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन के जवाब आपको रिसर्च में मिल जाते हैं, जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, मेथोडोलॉजी, डाटा कलेक्शन वगैरह, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। तीनों एक ही लड़ी में होते हैं ये, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस। कभी ये नहीं हो सकता क्वेश्चन किसी और डिमेंशन में जाए और प्रॉब्लम कोई और हो, या ऑब्जेक्टिव कुछ और हो और क्वेश्चन कोई और आप डेवलप कर लें। तीनों का एक सिमेट्री में होना जरूरी है। प्रॉब्लम जो हो वो ऑब्जेक्टिव को लिंक करती हो, और जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके मुताबिक ही आप क्वेश्चन बनाएं कि ये जवाब मैं ढूंढ लूंगा तो मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। कब लिटरेचर में कुछ नहीं है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कोई नहीं पहले पकड़ा गया इस तरह सा, तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द डेवलप थ्री एंड कलेक्ट द डाटा। ठीक है, तो वो पहली दफ़ा